हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, उन सबको मैं साथ में बताती चलूँगी। और हिंदी वर्णमाला जो है वह व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम व्याकरण की नींव कह सकते हैं। हिंदी वर्णमाला को यदि हम समझ लेते हैं, उसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं, तो व्याकरण के अन्य टॉपिक को भी हमें समझने में आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम संधि पढ़ते हैं तो संधि पढ़ने के लिए हमें उनमें वर्णों का मेल करना पड़ता है, तब जाकर हम संधि विच्छेद करते हैं और संधि को समझते हैं। तो अगर हम वर्णों को जाने रहेंगे कि वर्ण क्या है, किस प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, तो आप संधि को और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। उसी प्रकार से हम छंदों को पढ़ते हैं तो हमें मात्राओं की गणना करती है, और मात्राओं की गणना के लिए ह्रस्व और लघु मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार तब हम वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ जो मात्राएं होती हैं उनको समझते हैं। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब पर बिंदुवार चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। चलिए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए, हमारा जो पहला है कि वर्ण के भेद। पहले हम वर्णों को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे आपको जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं तो वर्णों के भेद। वर्ण हमारे दो भेद होते हैं वर्ण के, स्वर और स्वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों को यहाँ पर बांटा गया है। संख्या के आधार पर स्वर कितने हैं? 11 हैं। और भेद, स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। और मात्राएं स्वर की कितनी है? 10 हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि संख्या तो है स्वरों की 11, परंतु जो इसकी मात्रा है वो है 10। क्योंकि जो छोटा आ हमारा होता है, जिसे कि हम लघु आ भी कहते हैं, उसकी मात्रा नहीं होती है। तो स्वर तो संख्या तो हमारी 11 हो गई, परंतु उसकी मात्रा 10 हुई। अब जैसे आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। अब स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। अब मात्राएं हमारी 10 है। आ की मात्रा आप इसको देख लीजिए। आ की मात्रा बड़ा आ की, छोटा आ की मात्रा होती नहीं। बड़ा आ की छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मात्राएं 10 होती हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वरों के भेद 3 होते हैं। अब आइए हम व्यंजन की तरफ चलते हैं। व्यंजन जो मूल संख्या होती है 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 और भेद इसके 3 होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, तो कुल संख्या 39 होती है। अगर मूल व्यंजन संख्या पूछे तो 33 और इसके भेद होते हैं 3। अब मूल संख्या में स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4 और कुल संख्या इसकी 33 हो जाती है। और कुल संख्या में जो 39 होते हैं, स्पर्श व्यंजन उसमें है, अंतस्थ है, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और कुल मिलाकर 39। उसी प्रकार से 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो आप स्वर के बारे में समझ लिए और व्यंजन के बारे में समझ ले गए। व्यंजन हमारे मूल जो होता है वह 33 होती है, कुल उनकी संख्या 39 होती है और उसके भेद जो होते हैं 3। अब इनको हम आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि इसको हम अभी बीच में बताते चलेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उसमें व्यंजन क्या है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, नोट जो दिया गया है कि छोटी ई, बड़ी ई और री ये सदैव स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है? जैसे कि का, अब ये का वर्ण हो गया। अब मैं लिख दूं यहाँ पर क, ख, गा, घा। यहाँ पे क, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इस एक क्रम में लिख रही हूँ, तो यहाँ पर वर्णमाला है। अगर मैं इसी को इस प्रकार से लिख दे रही हूँ, का, चा, ता, हा,
ला। तो ये किसी इसका क्रम नहीं, ये वर्णमाला ना होकर ये क्या है, वर्ण समूह है, क्योंकि केवल यहाँ पर वर्णों का समूह दिखाई दे रहा है, वर्णमाला नहीं। वर्णमाला वही होता है जो क्रम में रहता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वर्णमाला के कुल कितने होते हैं, 53 वर्ण होते हैं, जिसमें कि स्वर और व्यंजन और कहीं कहीं पर 52 भी दिया रहता है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या 53 वर्ण होते हैं, वो ऑप्शन पर आपको आधारित करेगा, या तो 52 रहेगा या तो 53 रहेगा। तो इसमें जो स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। अब जो स्वर होता है हमारा अच होता है, उसके 3 भेद होते हैं, अभी हमने ऊपर ही देखा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु। तब ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 होती है और पुलुप्त स्वर 1 होता है। अब इधर हम व्यंजन को देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, 3 भेद होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो व्यंजन के कितने भेद हो गए, 3 हो गए मुख्य रूप से, और स्वर के 3 हो गए। अब यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में जो मूल स्वर है वो आ, ई, उ, री। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मूल स्वर हमारे कितने हैं, आ, ई, उ, और जो संयुक्त स्वर हैं और दीर्घ स्वर पूरा मिलाकर कितने हैं, 7 है। अभी इसमें संयुक्त स्वर भी है और मूल स्वर भी है। जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है, ये मूल स्वर हैं, मतलब मूल दीर्घ स्वर हैं। और ए, ओ, औ और ए, ये कितने स्वर है, ये संयुक्त स्वर हैं। तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर यह डायग्राम जो है अगर आपके दिमाग में छप जाता है तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। कि स्वर के कितने भेद हैं, 3, व्यंजन के 3, स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुप्त, और व्यंजन अंतस्थ और ऊष्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आ और ई और ऊ है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। अब ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त स्वर हमसे पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और मूल स्वर दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ। और दीर्घ ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो ऊपर है आ, ई, उ, री, यहाँ पर। अब ध्यान देने की यहाँ पर बात है कि मूल जो दीर्घ स्वर है उसको सजातीय स्वर कहते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। अर्थात इसे हम विजातीय स्वर कहते हैं और इसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। कि जो वर्णमाला है, वर्णों अर्थात अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर हम यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा से लेकर पूरा, का से लेकर ज्ञा तक, ये एक व्यवस्थित रूप है जिसे हम वर्णमाला कहेंगे। और खा लिख दिए, चा, मा, चाहे जहाँ से वर्णों को उठाकर अगर हम लिख देते हैं तो उसे बस एक वर्ण समूह कहा जा सकता है, ना कि वर्णमाला। आप उम्मीद है कि आप वर्णमाला और वर्ण समूह में जो एक माइनर अंतर है उसको समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से होता है। देवनागरी लिपि हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। आइए हम आगे चलते हैं कि वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसे हम नागरी लिपि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। अभी हमने ग्राफ के माध्यम से समझा है कि जो वर्ण भेद कितने हैं, 2 हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी में जो मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर हमसे उच्चारण स्थानों की मूल संख्या पूछे तो 5 है, अगर कुल संख्या पूछे तो 6 है। किंतु स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वह कुल 6 स्थानों से होता है। उस तरह से मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए, कुल मिलाकर 11 स्वर हो गए। स्वर स्वतंत्र होते हैं
एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। इन्हें अचभी कहा जाता है। स्वर को हम अचभी कहते हैं। काल मान अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो दोस्तों स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कुलुप्त स्वर। ये 3 मात्रा के आधार पर स्वर हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, कुलुप्त स्वर क्या है? जैसे कि ह्रस्व स्वर में आ जाता है आ ई उ री, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु या मूल स्वर भी कहा जाता है। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व या लघु या मूल स्वर को हम देख लेते हैं। आ ई उ री, ये जो 4 हैं इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इन्हें 3 नामों से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों को स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिन्हें कि हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर के अन्य नाम क्या है? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कुल 7 हैं। बड़ा, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आ लिख दिए और यहाँ पर आ लिख दिए, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ हो गया। तो एक स्वर 2 स्वर, यानी स्वरों को मिलाकर जब संधि का अर्थ ही होता है जोड़। जब 2 स्वरों को मिलाकर एक नया स्वर बनता है तो उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं और संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण आपको पहले ही बताया कि आ और आ मिलाकर बड़ा आ, ई और ई बड़ी, उ और उ बड़ा उ। अब आ ई उ जो मूल स्वर थे, दीर्घ स्वर के जो मूल स्वर हैं वो 3 हैं और जो संयुक्त स्वर हैं वो 4 हैं। तो सबको मिलाकर उनकी संख्या 7 हो जाती है। तो आ ई उ वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 3 है। आगे चलते हैं। ए, ऐ और ओ, औ वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि जो मूल स्वर होते हैं वो अपने ही स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आ और आ को मिलाकर हम बड़ा आ बनाते हैं, उ और उ को मिलाकर बड़ा उ बनाते हैं। परंतु जो संयुक्त स्वर होते हैं वो असमान, मतलब समान स्वर से नहीं मिलते हैं बल्कि अलग स्वर होता है। जैसे आ और ई को मिलाकर हम ए बनाते हैं, आ और ए ऐ, आ और उ ओ, और आ और ओ औ बनता है। यहीं पर कहा गया है कि ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 4 है। संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हमारा उत्तर होगा 4। और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हमारा उत्तर होगा 3। आगे चलते, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा जो अगला पॉइंट है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर में 1 गुना समय लगता है और उससे 2 गुना समय हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं आ, ई, उ, और अगर हम ह्रस्व स्वरों में बोलते हैं तो आ, ई, उ, उसमें हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, जबकि ऊपर ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक कहते हैं। हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसीलिए इसे लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा गया है लेकिन दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। अभी आपने ऊपर देखा, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ आते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। ये समान स्वर से मिलकर बनते हैं और ये असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं।
अब आ जाता है हमारा पुलुप्त स्वर। वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पुलुप्त स्वर की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु हिंदी वर्णमाला में पुलुप्त स्वर जो होते हैं वह संस्कृत में अधिक इनका प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार की लिपि, चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु वैदिक संस्कृत में पुलुप्त शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके लिए हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हम ओम लिखते हैं, ओम हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो जो ये मात्रा हुई, इसे ही पुलुप्त स्वर कहा जाता है। पुलुप्त स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए हम इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे ओम, ओम या पुलुप्त स्वर हो गया। आगे चलते हैं हम। अब स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। हिंदी भाषा में कितनी मात्राएं हैं? 10। और स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। अब हिंदी में जो आ है इसकी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मात्राएं 10 होती हैं, परंतु अगर हम स्वरों की गिनती करते हैं तो 11 स्वर होते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। हिंदी भाषा में री जो होता है उसे हम विलुप्त स्वर मानते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में री का प्रयोग नहीं होता है, किंतु वैदिक भाषा अर्थात संस्कृत में री को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। री का उच्चारण स्थान दंत है। अब संस्कृत वर्णमाला में जो होता है वह स्वर कितने होते हैं? वह स्वर 9 होते हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे कि आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये संस्कृत वर्णमाला के हैं, और हिंदी वर्णमाला में तो 11 होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए दोस्तों कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा हमारा 10। यहाँ पर 10, क्योंकि री को या स्वरों में नहीं मानते। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं वह री को स्वरों में नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं हम। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि एक वर्ण हमने ले लिया रा और दूसरा वर्ण हमने ले लिया माँ। अब इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं तो ये बन गया हमारा शब्द। इसीलिए 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। आगे चलते हैं हम। स्वरों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर केवल स्वरों का उच्चारण स्थान दे दिया गया। कभी मैं किसी वीडियो में पूरा उच्चारण स्थान पर लेकर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसे आप याद करके परीक्षा हाल में कभी गलती नहीं करेंगे। सूत्रों के माध्यम से अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में गलती होने की कम संभावना रहती है। यहाँ पर केवल स्वरों का उच्चारण स्थान दिया गया है। जैसे कि जो छोटा और छोटा, बड़ा छोटा, यह और विसर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। तालु के अंतर्गत ई और ई आता है, मूर्धा के अंतर्गत री। और दंत, स्वरों का उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से किससे नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन में दे देगा दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो जो हमारा आंसर होगा वो है दंत। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और हमारा जो दूसरा है उ और उ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कंठ तालव्य ए और ऐ, कंठ ओष्ठ, ओ और औ, और आ और ई मिलकर ए बनता है, आ और ए मिलकर ओ बनता है, आ और ओ मिलकर बनता है। ये जो चारों हैं ये संयुक्त स्वर हैं, वो भी दीर्घ स्वर हैं। और नासिका अर्थात अंक का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका से है। अब हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। किंतु स्वरों का उच्चारण स्थान कुल 6 स्थानों से होता है। अब आइए हम देख लेते हैं थोड़ा आयोग वाह। अब आयोग वाह किसे कहते हैं? इनकी संख्या 2 होती है। अंक, आहा, आयोग वाह अर्थात जिसका वाहन कोई ना करे, अर्थात ये किसी के साथ नहीं गिने जाते हैं। ना तो ये व्यंजन के साथ गिने जाते हैं और ना ही ये स्वर के साथ गिने जाते हैं। जब स्वर को जरूरत पड़ती है तो यह स्वर के साथ चले जाते हैं, और जब व्यंजन को जरूरत पड़ती है तो यह व्यंजन के साथ चले जाते हैं। इसीलिए इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। इन्हें हम आयोग वाह के रूप में गिनते हैं, जिनमें 2 होती है, अंक और आहा। अयोग व अर्थात जिसका वाहन ना करे। स्वर और व्यंजन, इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में, किंतु इनकी आवश्यकता जिसके अर्थात स्वर और व्यंजन जिसको होती है ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं।
आगे चलते हैं। अंक को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। जैसे अंक को हम यहाँ पे जैसे उसे अनुस्वार कहते हैं और जो आहा है उसे हम विसर्ग कहते हैं। अब आगत स्वर क्या है? आगत स्वर हिंदी में जो हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जैसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हम ऑफिस लिखते हैं तो ऊपर इस प्रकार से लगा देते हैं, ऑफिसर लिखते हैं तो इस प्रकार से, डॉक्टर हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं। यही जो चिन्ह दिया गया यही हमारा आगत स्वर है। आगे चलते हैं। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। यह इम्पोर्टेंट दोस्तों, कभी कभी हमसे प्रश्न में पूछ लेता है कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो जो हमारा उत्तर होगा वह है 3 भागों में किया गया है। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का मुख्यतः 3 भागों में किया गया। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग के अंतर्गत ई ए ऐ। आप बोलकर देखिए आगे से, मतलब हम बोल रहे हैं। और जो मध्य भाग है वो बीच वाला भाग, पश्च भाग पीछे वाला भाग। आ उ ओ और औ। तब जीभ के आधार पर कितने भेद हो गए हमारे? 3 भेद हो गए। कौन कौन? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इसके अंतर्गत ई ए है, इसके अंतर्गत आ, इसके अंतर्गत आ उ ओ औ। अब आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, मुख आकृति। अर्थात जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, कितना बंद होता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। अब समृद्ध स्वर क्या है? इसके उच्चारण में कब मुख खुलता है? जैसे ई उ। आप बोल कर देख सकते हैं दोस्तों कि ये हम बोलते हैं तो इसमें हमारा थोड़ा ही मुख खुलता है। अब अर्ध समृद्ध स्वर ए ओ, इसके उच्चारण में समृद्ध अर्थात इसके जो समृद्ध स्वर है इससे थोड़ा अधिक मुख खुलता है। अब विपरीत हमारा आ जाता है आ, इसमें सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वह बड़ा खुलता है। अर्ध विपरीत में आ ए औ। विपरीत से कम और अर्ध विपरीत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, उसे ही हम अर्ध विपरीत कहते हैं। अब ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा होठ किस प्रकार से खुलता है, किस प्रकार से फैलता है, कम गोलाकार होता है, थोड़ा गोलाकार, ज़्यादा गोलाकार होता है, उसके आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण बांटा गया है। कितने भागों में? जिसके 2 प्रकार हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी क्या होता है? वृत्त मतलब गोला और मुख मतलब मुख। वो किसी भी जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा होठ जो है वह पूरा गोल हो जाए, उसे ही हम वृत्तमुखी कहते हैं। ये जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। जैसे ऊ, ओ और औ। इन जब हम स्वरों को बोल रहे हैं तो जो हमारा ओठ है वो एकदम गोल हो जा रहा है। और जो हमारा दूसरा है वो है आवृत्तमुखी, जिसे हम अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त बने। जैसे वहाँ पर वृत्तमुखी बन रहा था तो वहाँ पर पूरा बड़ा गोला बन रहा था, अब यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है तो यहाँ पर हमारा आधा, यानी कि इसका आधा, इसी को हम कहते हैं ना अर्धवृत्त। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 6 होती है और जो इनकी संख्या थी वृत्तमुखी की कुल 4 थी और जो अब अर्धविवृत्तमुखी की जो संख्या है वो कुल 6 है। आ, बड़ा, ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्वरों को देखे हैं। अगला जो हमारा इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम व्यंजन को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को कितने हैं, उनकी अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, कौन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, अंतस्थ व्यंजन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
एक बार इस चैनल पर विश्वास बनाकर जुड़िए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका